नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। प्राचीन इतिहास के तहत आज हम वैदिक कालीन सभ्यता को देखेंगे। यह वैदिक कालीन सभ्यता का दूसरा भाग है। पहला भाग आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वैदिक कालीन सभ्यता। तो सर्वप्रथम हम ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक इस क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। ब्रह्मवर्त क्षेत्र सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को कहा जाता था। ब्रह्मवर्त सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को कहा जाता था। पंचजन में शामिल थे यदु, दुहर्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, यह प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में पंचजन में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना है, पंचजन में शामिल हैं यदु, दुर्हयु, पुरु, अनु और तुर्वसु। ब्रह्मर्षि क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहा जाता था? गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। यहाँ अंतर समझें, ब्रह्मवर्त कहा जाता था सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को, ब्रह्मर्षि क्षेत्र कहा जाता था गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को। वहीं आर्यावर्त किसे कहा जाता था? सप्त सैंधव क्षेत्र, ब्रह्मवर्त क्षेत्र और ब्रह्मर्षि क्षेत्र। सब तीनों को मिलाकर सप्त सैंधव क्षेत्र, ब्रह्मवर्त और ब्रह्मर्षि क्षेत्रों को आर्यावर्त कहा जाता था। उत्तरापथ विंध्याचल पर्वत के उत्तर के क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि दक्षिणापथ विंध्याचल के पर्वत के दक्षिण के क्षेत्र को कहा जाता है। कुरु में शामिल भरत और पुरु हैं। कुरु में शामिल भरत और पुरु हैं। वहीं पंचाल में कृवि और तुर्वसु हैं। ठीक है, अब हम ऋग्वैदिक कालीन राजव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो राजव्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो कैसा था, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह कबीलाई ढांचे पर आधारित व्यवस्था थी। यहाँ पर कबीलाई ढांचे पर आधारित व्यवस्था थी और सबसे ऊपर इसमें राष्ट्र होता था, उसके नीचे जन होते थे और ऋग्वेद में इसका 275 बार उल्लेख किया गया है। तो जन का उल्लेख 275 बार किया गया है और जन के नीचे विष होते थे और विष का ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख किया गया है। विष के नीचे ग्राम होते थे और ग्राम के अंदर कुल होते थे। कुल परिवार है, फिर ग्राम है, फिर विष जिला है, फिर जन राज्य है और राष्ट्र हो गया पूरा देश। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजव्यवस्था में सभा के बारे में। सभा का 8 बार उल्लेख है, ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का प्रवेश होता था। सभा में पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हो सकते थे। श्रेष्ठ जनों से निर्मित होती थी। एलिट क्लास के लोग जो होते थे, आर्य लोग, उनसे निर्मित होती थी। मुख्य कार्य न्याय करना था। सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था। अब हम समिति की बात करते हैं। तो समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। यह साधारण व्यक्तियों का इसमें प्रवेश होता था, इसीलिए इसे जनसभा कहा जाता था। आम जन की सभा थी। राजा के निर्वाचन से संबद्ध थी, राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, समिति राजा के निर्वाचन से संबद्ध थी तथा राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। सभापति, जो समिति का सभापति होता था, ईशान कहा जाता था। तीसरी जो संस्था है वह विदत है, धार्मिक एवं सैनिक कार्य करती थी। यह सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। धार्मिक एवं सैनिक दोनों कार्य करती थी तथा सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। यहाँ एक नोट करने वाली बात है, सभा एवं समिति में स्त्रियां भाग लेती थीं। ठीक है। राजा जो होता था गोपा जनस्य कहा जाता था तथा इसे पूरा भेदता भी कहा जाता था। पूरा मतलब हो गया नगर, भेदता मतलब तोड़ने वाला या विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला। राजा जो होता था एक कबीलों का संरक्षक होता था। गोप्ता जनस्य, इसीलिए इसे गोप्ता जनस्य कहा जाता है, क्योंकि यह कबीलों का संरक्षक था।
स्पष्ट शब्द स्पष्ट जो है एक गुप्तचर का कार्य करते थे। तो स्पष्ट व्यवस्था जो थी वो कौन थे? गुप्तचर का कार्य करने वाले। अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ये लोग पशुपालक थे, पशुपालन करते थे, याजावार थे। अर्ध याजावार अर्थात एक स्थान पर नहीं टिकते थे, कभी एक स्थान पर कुछ समय तक रहते थे, फिर उस स्थान को परिवर्तित करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अर्थात इनकी प्रकृति खानाबदोश थी, खानाबदोश थी। कृषि गौण थी, यहाँ पर पशुपालन प्राथमिक था। तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या था इनका? पशुपालन, और कृषि गौण स्थिति में थी, सेकेंडरी थी। और प्रमुख फसल जो थी इनकी यव थी, यव यानी कि जौ। गोमत शब्द यहाँ पर ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है? तो धनी व्यक्ति के लिए। तो गोमत शब्द धनी व्यक्ति के लिए किया गया है। दुहित्री शब्द बेटी के लिए किया गया है। गवेषणा शब्द गायों की खोज से संबंधित है। गवेषणा, गवेषणा से आप लगा सकते हैं गव एषणा, अन्वेषणा, इस तरह से तो आप याद कर सकते हैं गवेषणा, गायों की खोज। पाणी शब्द व्यापारिक समूह के लिए किया गया है। व्यापार नगण्य था, पशुओं की चोरी भी यहाँ पर होती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। बलि, बलि क्या होता था? स्वैच्छिक कर होता था एक प्रकार का, यानी यहाँ पर कोई कर व्यवस्था भी नहीं थी, स्वैच्छिक कर थी जिसे बलि कहा जाता था। इस प्रकार यह उपहार अर्थव्यवस्था एवं निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। उपहार अर्थव्यवस्था एवं निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के कुछ शिल्पकार भी थे, जैसे कुंभकारी थी, चर्मकारी थी, बढ़ईगिरी थी, धातुकर्म था। यहाँ ध्यान देना है कि वेंकनाट, वेंकनाट शब्द सूदखोरों के लिए प्रयोग किया गया है। अच्छा, यहाँ ऋग्वैदिक काल में कपास का ज्ञान नहीं था, कपास का ज्ञान इन लोगों को नहीं था, जबकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि उन लोगों को कपास का ज्ञान था। गाय के लिए यहाँ अष्टकर्णी शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य पेशा हो गई, पशुपालन द्वितीयक हो गया और इनका निवास अस्थायी हो गया। पहले अर्ध याजावार थे, ठीक है, तो अब कृषि मुख्य पेशा हो गया, पशुपालन द्वितीयक हो गया, निवास अस्थायी हो गया। लाल मृदभांड का प्रचलन यहाँ पर प्रारंभ हो गया और लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है। और लोहे का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा से। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा से। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कर्म का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कर्म का वर्णन किया गया है। काठक संहिता, काठक संहिता में यह कहा गया है कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख किया गया है। तो काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें गेहूं, चावल को व्रीहि कहा जाता था, मूंग और गन्ना थे। उत्तर वैदिक काल में सिक्के के प्रकार थे निष्क, शतमान और कृष्णल। यहाँ नियमित सिक्के नहीं होते थे, फिर भी ये कुछ सिक्के के रूप ही थे, निष्क, शतमान और कृष्णल। शतपर ब्राह्मण में कर्ज देने व सूद लेने की प्रथा का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में बलि अनिवार्य हो गई, जबकि ऋग्वैदिक काल में बलि स्वैच्छिक होती थी। बलि मतलब कर यहाँ पर है। शिल्पों की यहाँ पर विविधता हो गई। सिरा शब्द हल के लिए प्रयोग किया गया है, जबकि सीता हल रेखा के लिए प्रयोग किया गया है। श्रेष्ठिन, श्रेष्ठिन कौन होता था? श्रेणी का प्रधान व्यापारी। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। तो श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान था। यहाँ पर भी कपास का ज्ञान नहीं था,
तो पूरे वैदिक काल में, चाहे ऋग वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, कपास का ज्ञान नहीं था। ऊन ऊन का ज्ञान था और उसे ऊण कहा जाता था। शन का भी ज्ञान था, यानी पटसन का ज्ञान था, जिसे सज कहा जाता था। इसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो ऊन और शन का उल्लेख मिलता है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ और एक कौशाम्बी नगर से इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब हम वैदिक कालीन सामाजिक संरचना के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम ऋग वैदिक समाज की बात करते हैं। तो ऋग वैदिक समाज जो था, ये समतावादी समाज था, जनजातीय समाज था, समतावादी समाज था, वर्ग विहीन और जाति विहीन था, चतुर्वर्ण में विभाजित था। ठीक है, चतुर्वर्ण में विभाजित था, वर्ग नहीं था, वर्ग विहीन था, परंतु वर्ण थे, तो चतुर्वर्ण में विभाजित था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अलावा यह पितृसत्तात्मक समाज था तथा संयुक्त परिवार था। पितृ पैट्रियार्की थी, इसके साथ ही ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल, जिसे पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त मंडल जिसे कहा जाता है, उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। कर्म में परिवर्तन के साथ वर्ण में परिवर्तन हो जाता था। कोई भी व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता था अपने कर्मों को परिवर्तित करके। ऋग्वेद में यह भी उल्लेख है कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वर्ण के हुआ करते थे। एक ही परिवार के व्यक्ति कर्म निर्धारित करता था, जन्म निर्धारित नहीं करता था। दास प्रथा अस्तित्व में थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा अस्तित्व में थी। युद्धबंदी के रूप में दास हुआ करते थे और एक घरेलू कार्य किया करते थे। क्षेत्रज नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को बोलते हैं। नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। यहाँ पर बाल विवाह नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, जिनमें हम देख सकते हैं अनेक विदुषियों को, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्वरा, सिक्ता, लोपामुद्रा। धार्मिक कृत्यों का भी अधिकार था महिलाओं को। इसके साथ ही उपनयन संस्कार का भी अधिकार था। राजनीतिक संस्थाओं में प्रवेश कर सकती थी। विधवा विवाह, नियोग प्रथा, ये सारी चीज थी। संपत्ति का अधिकार नहीं था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही यहाँ सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, और यहाँ पर वहतु शब्द जो है दहेज के लिए प्रयोग किया गया है। दहेज जो कन्या को उपहार के तौर पर दिया जाता था, वर्तमान समय के दहेज जैसा नहीं था। वहाँ पर उपहार के तौर पर कन्या को दे दिया जाता था। पिता अपनी एक उत्तरदायित्व समझते हुए विवाह के समय जो भी उसके पास होता था उपहार स्वरूप कन्या को दे देता था, और इस व्यवस्था को वहतु कहा जाता था। यहाँ पर नृत्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? भाई भतीजे रिश्तेदारों के लिए। तो नृत्य शब्द भाई भतीजे रिश्तेदारों के लिए प्रयोग किया गया है। अमाजू शब्द जो है आजीवन अविवाहित कन्या के लिए प्रयोग किया गया है। अमाजू शब्द आजीवन अविवाहित कन्या के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऋग वैदिक काल में दास प्रथा थी, हमने देख लिया। भिषज शब्द जो है वैद्य के लिए प्रयोग किया गया है। वैद्य के लिए भिषज शब्द प्रयोग किया गया है। अब हम उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण कठोर होकर जाति में बदल गए, अर्थात यहाँ से जाति व्यवस्था का उद्भव होता है। गोत्र की अवधारणा विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र की अवधारणा विकसित हुई। आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। जबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो ये वहाँ ध्यान देने वाली बात है। आश्रम व्यवस्था का वर्णन जबालोपनिषद में किया गया है।
यहाँ पर पुरुषार्थ की बात की गई, पुरुषार्थ की व्यवस्था आई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम को त्रिवर्ग में रखा जाता है। त्रिवर्ग में 3 शामिल हैं, धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष इसमें शामिल नहीं है। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह और 16 संस्कारों का वर्णन है। तो गृह सूत्र में 8 प्रकार की विवाह और 16 संस्कारों का वर्णन है। अब हम उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उपनयन संस्कार अब नहीं रह गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है पुत्र परिवार का रक्षक है और पुत्री दुख का कारण है। वहीं मैत्रेयी संहिता में स्त्री की तुलना जुए एवं शराब से की गई है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप में कमजोर हुई। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शिक्षा दीक्षा पर नियंत्रण स्थापित किया गया। बहुपति प्रथा प्रारंभ हुई। अर्थात ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, अर्थात अब वे उनकी परिस्थिति पुरुषों की तुलना में नीचे हो गई, कमज़ोर हो गई। ठीक है, अब हम वैदिक कालीन धार्मिक विश्वास की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या धार्मिक मान्यताएं एवं विश्वास थे उसके बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी लोग थे। पुरुष देवता की प्रधानता थी। यहाँ पर इंद्र का 250 सूक्त है। इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं और इंद्र को पुरभिद, पुरंदर और तोनन कहा गया है। अग्नि के लिए 200 सूक्त वर्णित है। वरुण को ऋतश्रगोपा कहा गया है और पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे और इनका सूर्य से संबंध था। इनके रथ बकरे खींचते थे, तो पूषण पशुओं के देवता थे। ऋग्वैदिक काल में कुछ देवियों का भी वर्णन है, जैसे कि अदिति और उषा। ऋग्वैदिक काल की जो उपासना पद्धति एवं कर्मकांड थे उनकी बात की जाए तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे, मोक्ष या निर्वाण के लिए नहीं। जो उनकी फिजिकल ज़रूरत होती थी, लौकिक ज़रूरत जो होती थी उनको, उसके लिए वे उपासना करते थे, कर्मकांड करते थे। मोक्ष या निर्वाण की बात यहाँ नहीं थी। प्रार्थना एवं यज्ञ किया करते थे। मंदिरों या मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मंदिरों या मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है। अब हम उत्तर वैदिक काल में की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी एवं कर्मकांड प्रधान व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में आडंबर ज़्यादा हो गया, रूढ़िवादिता बढ़ गई, कर्मकांड ज़्यादा हो गए, पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा, उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। यज्ञ एवं बलि पर ज़्यादा बल दिया गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं बलि पर ज़्यादा बल दिया गया। विभिन्न संस्कारों के पालन पर बल दिया गया। त्रिमूर्ति की भावना का विकास हुआ। त्रिमूर्ति में प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव, ये तीनों शामिल हैं। त्रिमूर्ति की भावना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। पूषण अब शूद्रों के देवता बन गए। जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए। अरण्यक, तप पर बल दिया गया। अरण्यक वनों में लिखी गई पुस्तकें हैं, इन पे तप पर बल दिया गया। उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए और इन्होंने दर्शन और ज्ञान पर बल दिया है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है यज्ञ फूटे हुए नाव के समान है, इससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। तो मुंडकोपनिषद में यह तथ्य लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांडों का निर्माण भी किया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट है कि वैदिक काल में लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा नहीं होती थी, वे इसके विरोधी थे। तो वैदिक काल में लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा नहीं होती थी।
और कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, देख लेते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो धर्म क्या था? व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत क्या था? मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल के बारे में देखा। इसमें हमने सबसे पहले ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार के बारे में देखा, फिर ऋग्वैदिक कालीन राजव्यवस्था, और उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था को ऋग्वैदिक काल तथा उत्तरवैदिक काल में बांट के देखा। फिर सामाजिक संरचना ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में देखा। आप लोग ऐसे तुलनात्मक रूप में ही पढ़ना और महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करना आसान होगा इससे। फिर हमने धार्मिक विश्वास ऋग्वैदिक कालीन और उत्तरवैदिक कालीन में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।